प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी काव्य के एक प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1950 ईस्वी के आसपास इन्होंने काव्य लेखन का आरंभ किया। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। कुंवर जी नगरीय संवेदनाओं के कवि हैं। कविता के बहाने इनकी ये कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में यांत्रिकताओं के दबाव में, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के इस युग में कविताएं कहीं अपना अस्तित्व खो न दें, इस पर इन्हें संशय है। ऐसे में इनकी यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर प्रदान करती है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक ओर प्रकृति, चिड़िया और फूल, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ एक छोटा सा बच्चा। यहाँ कवि ने बताया है कि चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक ही निश्चित है, उसके आगे वो नहीं जा सकती। फूल का खिलना एक समय तक ही होता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है। लेकिन बच्चों के सपने असीम होते हैं। वो हर जगह खेलते हैं, हर समय खेलते हैं। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक जो चाहे वो खेलेंगे। उनमें कोई भी एक रोक नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही कविता भी है शब्दों का खेल, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती, वो भी असीम होते हैं। शब्दों के खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो, समय की ही क्यों न हो। तो पढ़ते हैं कवि की कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगे हैं, चिड़ियों की तरह दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़ियों की तरह। जैसे चिड़िया नभ भर में संचार करती है, वैसे ही कविता भी उड़ान भरती है। कल्पनाओं की उड़ान, सोच विचार की उड़ान, भावनाओं की उन्मुक्त उड़ान, और उड़ते उड़ते वो हर जगह पहुँच जाती है। कवि और कविता के बारे में कहा गया है, मुख्य रूप से कवि के बारे में कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती वहाँ भी कवि पहुँच जाते हैं। पता चला अभी धरती का वर्णन कर रहे हैं, अगले ही पल वो चाँद का वर्णन करेंगे, अगले ही पल सूर्य का वर्णन करेंगे। तो उनके विचारों में कोई रोक टोक नहीं है, वो हर जगह पहुँच जाते हैं तुरंत, जब चाहे तब। इसीलिए कवि ने कहा है कि कविता एक उड़ान है और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्योंकि चिड़िया तो एक निश्चित सीमा तक ही उड़ती है, एक क्षेत्र तक ही उड़ पाती है। कविता तो पंख लगाकर बाहर भीतर इस घर उस घर उड़ती चली जाती है, भला चिड़िया क्या जाने। कविता की जगह चिड़िया कैसे ले सकती है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब फूल से तुलना करते हैं कवि और कहते हैं कविता के बारे में कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल क्या जाने उसके बारे में। कवि यहाँ कहते हैं कि कविता खिलती है फूलों की जैसे, वह फूलों की तरह रस से युक्त होती है, फूलों की तरह अपने सुंदर विचारों और सुगंधों को चारों ओर फैलाती है, लोगों को प्रसन्न कर देती है फूलों के जैसे। परंतु कविता का खिलना फूलों के खिलने से कहीं अधिक समय तक बना रहता है, बल्कि चिरस्थायी रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर ये बताया है कि कविता का खिलना जो है वो फूलों से भी अच्छा है। कविता की महक हर समय बनी रहती है। इसके बाद
इस बात को समझिए ऐसे जैसे कि कोई कविता आपके सीनियर बच्चों ने पढ़ा, बड़े बच्चों ने पढ़ लिया और उससे जो उन्हें रस मिला, जो आनंद प्राप्त हुआ, जो उन्हें सुखद अनुभूति हुई, वही आज आपको भी पढ़ने में होगी। आप भी उस कविता को पढ़ेंगे, उतना ही रस आपको भी मिलेगा, उतना ही स्वाद आपको मिलेगा, उतना ही आनंद आपको भी आएगा। अगली पीढ़ी, जब अगली क्लास के बच्चे आपकी क्लास में आएंगे, जब वो ये कविता पढ़ेंगे, उन्हें भी उतना ही रस मिलेगा। तो कविताओं की रस कभी ख़त्म नहीं होते। फूलों का रस तो एक दिन में शाम तक ख़त्म हो जाता है, फूल मुरझा जाते हैं, पर कविता वो नहीं मुरझाती, वो हमेशा के लिए बन जाती है। इसी बात को कवि ने यहाँ पर कहा है कि उसकी महक हमेशा बनी रहती है। वो कविता की जो महक है, जो खुशबू है, वो फूल क्या जाने। आगे कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। फिर से सुनिए कविता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बच्चा जान सकता है और कोई ना फूल ना चिड़िया। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के खेल जैसा, उसे बच्चा ही समझ सकता है। जैसे बच्चे खेलते समय अपने घर दूसरे के घर को भी अलग नहीं समझते, खेलते हैं तो अपने घर में भी खेलेंगे, दूसरे के घर बॉल चली गई वहाँ भी पहुँच जाएंगे, हर जगह इधर उधर खेलते रहते हैं। कोई उनके लिए बंधन नहीं है, किसी के प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता है, कोई बुरी भावना नहीं होती है। वो सबको एक जैसा मानते हैं, जड़ चेतन तक में वो भेद नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुड्डे गुड़ियों से भी बात करते हैं, उनसे भी बातें उसे ही करेंगे जैसे वो इंसानों से करते हैं। तो जड़ और चेतन का भी उन्हें कोई भेद नहीं रखते, भूत भविष्य वर्तमान का भी कोई भेदभाव नहीं रखते। क्यों? क्योंकि कभी वो छोटे और छोटे बच्चे बन करके आपस में खेलेंगे, कभी वो अपने बराबर वाला खेल खेलते हैं, उसमें भी आनंदित होते हैं, और कभी खुद ही मम्मी पापा बन जाएंगे, कभी टीचर बन जाते हैं। तो इस तरह से भविष्य में भी पहुंच जाते हैं वो, ऐसा खेल खेलते हैं और सबको एक समान कर देते हैं। इसी तरह कविता जो है वो भी शब्दों का एक खेल है, वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है बच्चों जैसा। वह भी सभी के लिए एक समान भाव रखती है, भूत भविष्य वर्तमान सभी के बंधनों को तोड़ देती है, इस घर उस घर सब घर को एक कर देती है कविता। यानी उसके लिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, कोई जातिगत भेद नहीं है, कोई अन्य भेद नहीं है कविता में। कविता निश्चल बच्चों की तरह है जो सर्वत्र समान भाव रखती है। इस प्रकार कविता जो है वो चिड़िया के उड़ान से भी अधिक उड़ान भरती है, फूलों के महकने से भी अधिक समय तक खुशबू अपनी बिखेरती रहती है, हमेशा हमेशा के लिए उसकी खुशबू फैलती रहती है। और अंतिम पंक्ति में बताया है कि जिस प्रकार बच्चे खेल में निश्चल भाव रखते हैं और अपनी सृजनता से नए नए खेल बना लेते हैं, वैसे ही कविता भी है। जैसे बच्चे खेलते समय इस घर उस घर में सभी जगह एक भाव से खेलते रहते हैं, वैसे कविता भी देश काल जाति के भेद को भूल जाती है, वह सर्वव्यापक है। यही बात कवि ने यहाँ पर बताई है। फूल और चिड़िया के बाद उन्होंने बच्चों से उसकी समानता की, और बच्चों से समानता करने के बाद उन्हें ये लगा कि यह बच्चों के जैसा है, कविता बच्चों की तरह होता है। अब जान लेते हैं इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में। इसकी भाषा सरल और सहज खड़ी बोली है। पूरी कविता आपने पढ़ी, खड़ी बोली का प्रयोग सरल और सहज भाव में था। चिड़िया क्या जाने फूल क्या जाने, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग है ये प्रश्न अलंकार है। यहाँ पर कविता का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण करके कविता से के बारे में बताया गया है। लाक्षणिक है कविता। जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार की भी छटा दिखाई देती है, जैसे बाहर भीतर इस घर उस घर में र की आवृत्ति बार बार हुई, इसी तरह से और भी स्थानों पर वर्णों की आवृत्ति के द्वारा अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। कविता का फूल चिड़िया और बच्चों के साथ जो तुलना है वो भी बहुत मनोरम है। शांत रस है कविता में, मुक्त छंद है। बच्चों के साथ तुलना करके कविता में सर्वव्यापकता सिद्ध किया गया है। ये सिद्ध कर दिया गया है कि जैसे बच्चे सर्वव्यापक हर जगह खेलते कूदते हैं, हर समय के बंधन को तोड़ देते हैं, स्थान के बंधन को तोड़ देते हैं, उसी तरह से कविता भी है। उसकी सर्वव्यापकता इस कविता में सिद्ध हुई है। जाने माने बहाने आदि तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ये कविता पूरी हो गई और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।